नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। दीपावली पर प्रधानमंत्री का देशवासियों के नाम पत्र। पीएम ने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को तैयार। भारत स्थिरता और संवेदनशीलता दोनों का प्रतीक बनकर उभरा। जो क्षेत्र नक्सलियों के आतंक से कांपते थे, आज वहां सड़कें, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुलिस स्मृति दिवस पर कहा कि इसमें हमारे पुलिस बलों का और सुरक्षा बलों का बड़ा योगदान। नीतीश कुमार ने किया चुनाव प्रचार का आगाज। सीट शेयरिंग को लेकर नहीं खत्म हो रही महागठबंधन की उलझन। कई सीटों पर आपस में ही भिड़ंत। बीजेपी ने कहा कि टुकड़े टुकड़े गठबंधन। सबरीमाला सोना चोरी मामले में बड़ी साजिश के मिले साक्ष्य और एसआईटी ने केरल हाई कोर्ट को सौंपी जांच की प्रगति रिपोर्ट और इस मामले में अब तक 10 गिरफ्तार। साने ताकाइची चुनी गई जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। कहा कि वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में मिलकर करेंगे काम। समाचार विस्तार से। दिवाली के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के नाम एक पत्र लिखा है। पीएम ने पत्र में लिखा कि मेरे प्यारे देशवासियों, ऊर्जा और उमंग से भरी दीपावली के इस पावन पर्व पर आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। अयोध्या में राम मंदिर के भव्य निर्माण के बाद ये दूसरी दीपावली है। प्रभु श्री राम हमें मर्यादा का पालन करना सिखाते हैं और साथ ही हमें अन्याय से लड़ने की भी सीख देते हैं, और जिसका जीवंत उदाहरण हमने कुछ ही महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने मर्यादा का पालन भी किया और अन्याय का बदला भी लिया। और इस बार की दीपावली इसलिए भी विशेष है क्योंकि देश के अनेक जिलों में, दूर दराज के क्षेत्रों में पहली बार दीपावली के दीप जलेंगे। ये वो जिले हैं कि जहां नक्सलवाद और माओवादी आतंक को जड़ से मिटा दिया गया है। बीते दिनों हमने देखा कि कैसे अनेक व्यक्ति हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास की मुख्य धारा में शामिल हुए और उन्होंने देश के संविधान के प्रति आस्था जताई। देश की ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। इन ऐतिहासिक उपलब्धियों के बीते कुछ दिनों पहले देश में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की भी शुरुआत हुई है। नवरात्रि से पहले दिन जीएसटी की कम दरें लागू हुई। जीएसटी बचत उत्सव में देशवासियों के हजारों करोड़ रुपए बच रहे हैं। अनेक संकटों से गुजर रहे विश्व में हमारा भारत स्थिरता और संवेदनशीलता दोनों का प्रतीक बनकर उभरा है और आने वाले कुछ समय में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनने वाले हैं। विकसित और आत्मनिर्भर भारत की इस यात्रा में एक नागरिक के तौर पर हमारा प्रमुख दायित्व है हम देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं। हम स्वदेशी अपनाएं और गर्व से कहें कि ये स्वदेशी है। हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ाएं। हम हर भाषा का सम्मान करें। हम स्वच्छता का पालन करें। हम अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। भोजन में तेल की मात्रा 10% कम करें और योग अपनाएं। ये सारे प्रयास हमें और गति से विकसित भारत की ओर ले जाएंगे। दीपावली हमें ये भी सिखाती है कि जब एक दीप दूसरे दीप को जलाता है तो उसका प्रकाश कम नहीं होता बल्कि और बढ़ जाता है। और इसी भावना से हमें भी इस दीपावली पर अपने समाज में, अपने आसपास सद्भाव, सहयोग और सकारात्मकता के दीप जलाने हैं। एक बार फिर आपको दीप पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। पुलिस स्मृति दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहादुर पुलिसकर्मियों के साहस और समर्पण की सराहना की। पीएम ने एक्स पर लिखा कि पुलिस स्मृति दिवस पर हम अपने पुलिस कर्मियों के साहस को सलाम करते हैं और कर्तव्य पथ पर उनके सर्वोच्च बलिदान को याद करते हैं। उनका अटूट समर्पण हमारे राष्ट्र और लोगों को सुरक्षित रखता है। संकट और आवश्यकता के समय में उनकी बहादुरी और प्रतिबद्धता प्रशंसनीय है। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हर साल
21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन साल 1959 में लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में चीनी सैनिकों द्वारा किए गए हमले में भारत के 10 बहादुर जवान शहीद हो गए थे। पुलिस स्मृति दिवस पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और दिल्ली पुलिस के जवानों ने संयुक्त परेड की। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर 22 से 30 अक्टूबर तक कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मौके पर पुलिस जवानों को संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि सेना और जवानों की वजह से ही देश की सुरक्षा सुदृढ़ है। सेना हो या पुलिस, ये दोनों ही देश की सुरक्षा को के अलग अलग पिलर्स हैं। इसलिए मेरा यह मानना है कि दुश्मन कोई भी हो, चाहे सीमा पार से आए या हमारे बीच छिपा हो, जो भी व्यक्ति भारत की सुरक्षा के लिए खड़ा है वह एक ही आत्मा का प्रतिनिधि है। सेना और पुलिस में बस मंच अलग हैं, लेकिन इनका मिशन एक ही है, राष्ट्र की सुरक्षा। एक बात यह भी है कि अपराध का रूप भले ही बदल गया हो, लेकिन उसका उद्देश्य नहीं बदला है। उसका मकसद आज भी वही है, समाज में अव्यवस्था पैदा करना, विश्वास को कमजोर करना और राष्ट्र की स्थिरता को चुनौती देना। एक तरफ अपराध रोकना लाख की डिमांड है, वहीं दूसरी तरफ समाज में ट्रस्ट बनाए रखना एक मॉरल ड्यूटी भी है। पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस जवानों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नक्सल प्रभावित इलाकों का भी जिक्र किया। रक्षा मंत्री ने बताया कि पुलिस बल के साहस और बहादुरी से ही नक्सलवाद अब खत्म होने की कगार पर है। एक लंबे समय तक नक्सलवाद हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए समस्या रहा है और हमारी पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर जिस तरह संगठित तरीके से काम किया वह काबिले तारीफ है। साथियों, पिछले कई वर्षों के हमारे सम्मिलित प्रयास अब फलीभूत हो रहे हैं। पूरे देश को अब यह भरोसा हो गया है कि अगले वर्ष तक इस समस्या का नामो निशान नहीं रहेगा। भारत के जो क्षेत्र रेड कॉरिडोर के नाम से कुख्यात थे वह अब ग्रोथ कॉरिडोर में बदल रहे हैं। सरकार जो इतने परिवर्तन कर पाई है उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे पुलिस बलों का और हमारे सुरक्षा बलों का है। और यहां हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से पहले चुनाव आयोग ने चुनावी विज्ञापनों के प्रकाशन को लेकर जरूरी निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या संगठन मतदान के दिन और उसके एक दिन पहले किसी भी अखबार में विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर सकेगा, जब तक कि उस विज्ञापन की पूर्व स्वीकृति राज्य या जिला स्तर की मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति से प्राप्त न हो। बिहार में पहले चरण के लिए 5 से 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 10 और 11 नवंबर 2025 को ये प्रतिबंध लागू रहेगा। बिहार चुनाव को लेकर चुनावी प्रक्रिया जारी है और जहां एनडीए नेता प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुट गए हैं, तो वहीं महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर उलझन खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और कई सीटों पर आरजेडी, कांग्रेस और मुकेश सहनी की पार्टी आमने सामने है। महागठबंधन में मची सिर फुटअव्वल पर जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा है कि महागठबंधन जैसे किसी गठबंधन का अस्तित्व नहीं बचा है। लगभग 15 सीटों पर इंडी दलों के बीच ही आपसी घमासान है। मुकेश सहनी जैसे नेताओं के अस्तित्व पर संकट का समय शुरू हो चुका है। महागठबंधन जैसे किसी गठबंधन का अस्तित्व तो नहीं बचा है। अब लगभग 15 सीटों पर इनका आपस में घमासान है और
मुकेश सहनी जैसे नेताओं के लिए तो निसंदेह ये एक जो लंबी लंबी बातें वो कर रहे थे, खुद के लिए अस्तित्व संकट का समय शुरू हो गया। उनके ना करने के बाद उनके भाई ने नामांकन किया था, लेकिन लालू जी के पत्र के बाद भी राजद के उम्मीदवार का नामांकन रद्द नहीं हुआ है। तो स्पष्ट है कि जिस सीट पर मुकेश सहनी लड़ना चाहते थे उस सीट पर भी राजद का उम्मीदवार उनके खिलाफ लड़ेगा। और कमोबेश पूरे बिहार में, चाहे वो लेफ्ट के लोग हों, वीआईपी के लोग हों, राजद के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। नेता तय नहीं है, जो बैगेज है जंगल राज का वो उनके साथ है। और भ्रष्टाचार के अनेक बड़े मामले चल रहे हैं लालू जी पर और तेजस्वी यादव पर। ये मुकाबला एक तरफा है। महागठबंधन में मचे इस घमासान पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि महागठबंधन ने 243 सीटों पर 255 उम्मीदवार उतारे हैं और इसका मतलब यह है कि वे कम से कम 10 से 11 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। सासाराम विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी सत्येंद्र साहा की गिरफ्तारी पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि इस तरह के लोगों को आरजेडी ने टिकट दिया है। जंगल राज के जो बड़े बड़े चेहरे थे उन्हीं के परिवार के लोगों को टिकट दिया गया है। बिहार की जनता सब जानती है और जब 14 नवंबर को नतीजे आएंगे तो उन्हें सबक मिल जाएगा। पंजाब की अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर बड़ी सफलता हासिल की है। खुफिया जानकारी पर पुलिस ने 2 आतंकवादी गुर्गों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से एक खतरनाक रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड बरामद हुआ है। एसएसपी देहात मनिंदर सिंह ने बताया है कि शुरुआती जांच से पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी महकदीप सिंह और आदित्य पाकिस्तान स्थित आईएसआई एजेंट के सीधे संपर्क में थे और जिसने ये हथियार भारत भेजा था। हथियार ड्रोन के माध्यम से इनके पास भेजा गया था। फिलहाल दोनों आरोपियों के लिए एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आगे की कार्रवाई जारी है। पुलिस का उन्होंने 2 व्यक्ति, एक महक और एक आदि, इन दोनों को काबू किया है और उनके पास से एक RPG-22 एंटी टैंक जो RPG वेपन है वो हमने रिकवर किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनका एक साथी है जो विक्की नाम का है, जो फिरोजपुर जेल में अभी बंद है। वो ये ISI ऑपरेटिव्स के साथ टच में थे। ये तीनों BKI के साथ एसोसिएटेड हैं और ये जो हमने रिकवरी की है इसके जो इनके बहुत ही खराब मंसूबे थे, हमने वो बिल्कुल उनको असफल किया है। केरल उच्च न्यायालय ने सबरीमाला मंदिर से सोना चोरी मामले में साक्ष्यों का हवाला देते हुए माना है कि इसके तार बड़ी साजिश से जुड़े हैं। कोर्ट ने SIT को इसकी जांच करने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय ने इस महीने की शुरुआत में विशेष जांच दल का गठन किया था और जांच पूरी करने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया था और साथ ही उसने जांच की प्रगति से न्यायालय को अवगत कराने का भी निर्देश दिया था। मंगलवार को SIT प्रमुख बंद कमरे में अदालत में पेश हुए, जहां उन्होंने जांच की प्रगति के बारे में पूछा गया। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के अनुसार साक्ष्यों से पता चला है कि सोने की चोरी के पीछे वास्तव में एक साजिश थी। न्यायालय ने इस निष्कर्ष के बावजूद जांच को आगे न बढ़ाए जाने पर भी सवाल उठाया। SIT ने पुष्टि की है कि सबरीमाला में सोने की चोरी योजना के अनुसार की गई थी और मामले की अगली सुनवाई 15 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है और इस मामले में SIT ने 2 अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की हैं और 10 लोगों को गिरफ्तार आरोपी बनाया गया है और जिनमें प्रायोजक उन्नी कृष्णन पोट्टी मुख्य आरोपी हैं। आज शेयर बाजार में मुहूर्त ट्रेडिंग हल्की तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 62 अंक की तेजी के साथ 84,426 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी की शुरुआत 25,901 पर हुई और 25,934 के उच्चतम स्तर तक पहुंचा। निफ्टी 25 अंक की तेजी के साथ 25,868 पर बंद हुआ। बाजार में तेजी को मेटल और फार्मा शेयरों ने लीड किया। निफ्टी ऑटो, निफ्टी हेल्थ केयर, निफ्टी FMCG और निफ्टी IT हरे निशान में बंद हुए। लार्ज कैप की तुलना में मिड कैप और स्मॉल कैप का प्रदर्शन अच्छा रहा और हर साल दिवाली के मौके पर मुहूर्त ट्रेडिंग का आयोजन किया जाता है और इस दौरान निवेश को शुभ माना जाता है।
और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ आशीष कुमार चौहान ने दीपावली पर मुहूर्त ट्रेडिंग की घंटी बजाई। उन्होंने दीपावली और विक्रम संवत 2082 की शुरुआत के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने आने वाले समय में भारतीय शेयर बाजारों के अच्छे प्रदर्शन करने की उम्मीद जताई है। हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा ने उनसे खास बातचीत की। आशीष कुमार चौहान हैं सर। सबसे पहले दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। हमने देखा लक्ष्मी पूजन हुआ और साथ ही मुहूर्त ट्रेडिंग की बेल रिंगिंग भी हुई। क्या आउटलुक है आपका इस नए संवत 2082 के लिए? नए संवत की भी सभी को हार्दिक बधाई। गुजराती और कई पार्ट्स ऑफ राजस्थान में आज कल से नया साल शुरू हो रहा है, तो दिवाली की भी बधाई और नए साल की भी शुभकामनाएं। और अगला साल जो है, अगला विक्रम संवत 2082 सभी के लिए अच्छा हो, खास करके स्टॉक मार्केट के लिए, भारत के लिए, उसके लिए प्रभु से प्रार्थना। क्या कोई ऐसे सेक्टर्स हैं आपको लगता है जो भारत के अब सनराइज सेक्टर्स माने जा सकते हैं? क्या लोगों को नए सेक्टर्स की तरफ में भी बढ़ना चाहिए? एक तरह से आप देखेंगे कि जो सर्विसेज सेक्टर है, कल भी हमारी तरफ से एक रिपोर्ट निकला है जिसमें हमने कहा है कि सर्विसेज सेक्टर ने 14.5% का एक्सपोर्ट ग्रोथ किया है, हाईएस्ट एवर है। और सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में भारत आज एक केंद्र बन के उभरा है पिछले 30 सालों में और तेज़ी से प्रगति कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि सर्विसेज एक्सपोर्ट्स आप देखेंगे एआई के ज़माने में भी भारत और अच्छा करेगा, क्योंकि यहाँ पर इकोसिस्टम बनी हुई है सर्विसेज की, जो एआई के जरिए, एआई के माध्यम से हम और बेहतर वर्ल्ड को सर्विस कर पाएंगे। फाइनेंशियल मार्केट्स है, जैसे बैंकिंग सिस्टम में आपने देखा बहुत नए फॉरेन इन्वेस्टर्स भी नई बैंक्स को टेक ओवर कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि जो बैंकिंग सिस्टम है, फाइनेंस सेक्टर है, वो भी अच्छा करने जा रहा है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपने देखा होगा कि पिछले कल ही करीब 1.25 लाख कारों का वितरण हुआ है। तो जो हम 1985, 1987 में 1 लाख कार जब बनाते नहीं थे, आज एक दिन में हम लोग 1.25 लाख कार वितरण कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी जीएसटी के कम होने से काफ़ी आगे बढ़ेगा। एक आखिरी सवाल सर, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे न्यू टाइम फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को, क्योंकि काफ़ी उनकी भी तादाद मार्केट्स में बहुत बड़ी है? नहीं, नए इन्वेस्टर्स का स्वागत है, लेकिन इन्वेस्टर्स जो है उनको लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं कि सुबह खरीद के शाम को जो बेचना है उसको कोई आपको कहता है कि वो निवेश है, तो वो निवेश नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। जो आप नहीं करते हैं और आपका समय नहीं है, तो आपको म्यूचुअल फंड के द्वारा या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के किसी के द्वारा या फाइनेंशियल एडवाइजर के द्वारा या तो ईटीएफ के द्वारा आपको निवेश करना चाहिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी के साथ ही हमारा बुलेटिन यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को अनुमति दें। नमस्कार।